आज हम चर्चा करेंगे नर्मदा नदी की लंबाई प्रदेश में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है और गुजरात व महाराष्ट्र में कितनी बहती है और अंत में गुजरात राज्य में कितने किलोमीटर में नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नर्मदा नदी की जो जानकारियां हैं वह आपके पास अपर्याप्त थी। नर्मदा नदी के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो मैकलश्रुता है, साइकेरी है, सौमदेवी है, रेवा है, सोनप्रभावा है, शिवपुत्री है, निबुदा, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। ठीक है, जब नर्मदा सागर प्रांत बनाया गया था तो उसको क्या बोलते थे, नामोदास। ये नाम भूगोल के जनक टालमी के द्वारा दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। अब नर्मदा नदी के नाम पर मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम रीवा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं नर्मदा नदी की परिधि का प्रथम अध्ययन किसने किया था, या परिक्रमा का जो व्यापक अध्ययन है वो किसने किया था? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? परिधि, नर्मदा नदी की जो परिधि है उसका जो प्रथम अध्ययन जो है जुगर्सन नेस। नर्मदा नदी, ध्यान पूर्वक सुने, नर्मदा नदी की परिधि का जो प्रथम अध्ययन है या परिक्रमा का व्यापक अध्ययन जो है वह जुर्गेन नेस ने किया था। यह आपको पता होना चाहिए, राइट? ठीक है। और नर्मदा नदी के बीचों बीच कहां पर किला स्थित है? मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर नर्मदा नदी के बीचों बीच एक किला बनाया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बाकी चाणक्य पे आगे मैं चर्चा करूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे हरदा में जो है वह एक किला बनाया गया है नर्मदा नदी के बीचों बीच। मान लीजिए नर्मदा नदी बह रही है और यहाँ पर बीचों बीच एक किला बनाया गया है। इसको जोगा का किला कहते हैं, जोगा का किला। हुसंग शाह जो है वह अपना अधिक समय इसी किले में व्यतीत करता था, यानी कि बिताता था। इसके अलावा नर्मदा नदी के बीचों बीच कहां पर, अगर ये प्रश्न आए कि कहां पर एक मंदिर है तो वह याद रखना है आपको, बानेश्वर मंदिर, महेश्वर, ये बीचों बीच है और यह ध्रुव तारे का केंद्र बिंदु है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ध्रुव तारे का केंद्र बिंदु है यह। ठीक है, बस समझिए आप लोग अभी यहाँ पर। अब नर्मदा नदी का नाभि स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है, नेमावर लगाए या हरदा लगाए। ठीक है, तो इसमें हांडिया जो है हरदा वह नाभि स्थल है, हांडिया का हरदा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे हरदा हो गया आपका, ठीक है, नाभि स्थल भी हो गया आपका, ये भी क्लियर है। अब यहां पर एक चीज ये भी है कि अन्य लोग यहां पर आए और यहां से निकल कर गए। सबसे पहले नर्मदा नदी को पौराणिक महत्व में अगर देखें या पहले व्यक्तित्व में अगर देखें तो सबसे पहले नर्मदा नदी को किसने क्रॉस किया था? तो अगस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने सबसे पहले नर्मदा नदी को पार किया था और नर्मदा नदी को पार कर वह दक्षिण भारत की ओर गए थे। कहां गए थे? दक्षिण भारत की ओर गए थे। भरूच जो है गुजरात में, यहां पर नर्मदा नदी के तट पर चाणक्य ने तपस्या की थी। ये जरूर याद रखना आपको कि चाणक्य ने कहां पर तपस्या की थी, तो भरूच में की थी। और यहीं पर चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ एक बेहतर रणनीति पर काम किया था। और बदले में, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में, किस तरह से चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर के अभियान में सफल बनाते हैं और संधि होती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टांग की रचना ओंकारेश्वर में की थी। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि आदिगुरु शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है।
ये प्रश्न कई बार आया है कि आदिगुरु शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो ओंकारेश्वर में है, जिला खंडवा मध्य प्रदेश। ये भी पता होना चाहिए कि यहीं पर उन्होंने नर्मदा अष्टांग ग्रंथ की रचना की थी, तौदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओंकारेश्वर जो है वह 2 नदियों के संगम पर है। अब 2 नदियां कौन कौन सी, देखिए किस तरह से ओंकारेश्वर बसाया गया है। ओम आकृति में है पहला, तो यहां पर 2 नदियों का संगम होता है, ये और ये 2 नदियों का संगम हो गया। तो ये जो नदी है और ये नदी, ये तो नर्मदा है, मैं समझा देता हूं आपको। ये जो है नर्मदा है और ये है कावेरी। अब कावेरी आप कहेंगे सर वो तो साउथ में बहती है, नहीं नहीं, वो कावेरी की बात नहीं करते हैं, ये छोटी कावेरी है जो खंडवा जिले के कालमुखी से निकलती है। अगर ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है तो अब तो सोचने वाली बात है कि ये उस साइड कैसे बह रही है, क्योंकि नर्मदा नदी तो इधर बह रही है। अब नर्मदा नदी की जो स्थिति है वह दक्षिण की ओर है और कावेरी की जो स्थिति है बहने की वह उत्तर की ओर हो गई। भारी कंफ्यूजन हो गया आपको, है ना, ये क्या हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कावेरी नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी दूसरी नदी को क्रॉस करके दूसरी साइड बहती है जाकर। जी हाँ, मान लीजिए ये नर्मदा नदी बह रही है और ये इधर से है कावेरी, तो कावेरी क्या करती है कि बहती हुई नर्मदा नदी के साथ संगम ना होने पर एक मतलब पौराणिक महत्व भी है और भौगोलिक दृष्टिकोण में ऐसे करके क्रॉस कर जाती है और फिर दूसरी ओर से आकर ये विंध्य श्रेणियों में जाते, सतपुड़ा से विंध्य श्रेणियों में जाती है और फिर आती है और ये संगम होता है इन दोनों का, और यहाँ पर बना है आपका ये ओंकारेश्वर। अब यह स्थिति नहीं बनती है, अब क्या है कि यहाँ पर एक परियोजना बना दी गई है, फिर भी इन नदियों का जो पानी है और यह स्थल यहाँ पर माना गया है, तो धार्मिक महत्व का स्थल है, इसको कहते हैं दगड़ू संगम या इसको कपिला संगम कहते हैं, कपिला संगम। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे चर्चा करें हम, तो आप सभी को पता होगा हाल ही में राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर, तो ओंकारेश्वर में 108 फीट की, और ओंकारेश्वर प्रकल्प प्रस्तावित परियोजना है ये, जिसमें एकात्मकता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर शंकर संग्रहालय बनाया जाएगा, आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय आदित्य वेदांत संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये किया जा रहा है। तो यह एक करंट अफेयर है अगर आप कहें तो, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि शंकराचार्य जी के बारे में अभी हमने चर्चा की, उनका एक पौराणिक महत्व देखा कि किस तरह से नर्मदा अष्टांग ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। वहीं आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच डिबेट भी हुई थी। यह डिबेट प्रथम में जो हुई थी वो मैसूर घाट पर हुई थी, जहां पर शंकराचार्य ने मंडन मिश्र जी को पराजित कर दिया, और सेकंड जो डिबेट हुई थी साथ साथ जो हुआ था वह मंडलेश्वर में हुआ था, जहां पर मंडलेश्वर में मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती ने अपने आप को विजय घोषित किया था। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रार्थ जो होता वह कहां पर हुआ था, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच, या उनकी अध्यक्षता प्रथम जो की थी वो भारती ने की थी। तो जो भारती मंडन मिश्र जी की जो पत्नी थी उनको बड़ा बुरा लगा कि उनके पति हार गए, तो वह क्या करती है कि मंडलेश्वर में फिर डिबेट करती, वापस से चैलेंज करती हैं शंकराचार्य जी को, और ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो एक स्त्री को ही पता होते हैं। तो शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख नहीं पाने पर शंकराचार्य जी वहां से चल देते हैं। तो एक जानकारी ये भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश राज में जैसे हमने कहा कि नर्मदा जी को नर्मदा या नर्मदा कहा जाता था अंग्रेजों के समय। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारतीय नदी है, पहले बता चुका हूं मैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करने वाली एक रेखा माना जाता है। अब नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर अंदर की ओर कितने किलोमीटर तक समुद्री ज्वार भाटे का प्रभाव पड़ता है,
तो 88 किलोमीटर तक याद रखना है समुद्री ज्वार भाटे का प्रभाव पड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब चर्चा करेंगे हम बेसिन विवरण की। नर्मदा नदी का बेसिन संगठन क्या है और किस तरह से है। इसके पहले आप जान ले, समझ ले नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, यानी कि गुजरात व महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है, कुल लंबाई पे हम चर्चा करेंगे। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की अगर हम बात कर लें, कुल लंबाई में अगर देखेंगे आप तो 13-12 किलोमीटर है कुल लंबाई नर्मदा नदी की, उद्गम स्थल से समापन तक। ठीक है। अब एमपी में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो बहती है, आपकी कॉपी किताबों में या फिर आपने जो पढ़ा होगा 1077, जो पूरी तरह से गलत है, 1079 किलोमीटर। अपडेट रही है, वेरीफाइड कंटेंट है। अब एमपी में कितनी हो गई है? एमपी में जो बहती है वह आपकी बहती है 1079 km। अब महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है 35। कहां पर? एमएच में। तो महाराष्ट्र का कितना हो गया आपका? महाराष्ट्र का लिख लीजिए आप 35। अब महाराष्ट्र और गुजरात के बीच कितने किलोमीटर में बहती है यहां दोनों के बीच में? तो यहां पर बहती है 39। दोनों के बीच में कितना बहती है? 39। किसके किसके बीच? महाराष्ट्र प्लस जीजे, यानी कि दो राज्यों की सीमाओं के बीच, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के बीच कितने किलोमीटर में है? 39। अब अंत गुजरात में कितने में बहती है, यानी कि अंत तक गुजरात राज्य में कितने किलोमीटर में बहती है? तो यह बहती है आपकी 159, 159। टोटल आप काउंट कर लीजिए, 1079 को जोड़े, 35 को जोड़े, 39 को जोड़े और 159 को जोड़े, टोटल जो कैलकुलेशन मिलेगा आपको 312 किलोमीटर का मिलेगा। ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमारे पास तो 1077 किलोमीटर लिखा हुआ, और हम तो यही याद रखेंगे, तो मैं कहूँगा कि वह जो कंटेंट है वह वेरी नहीं होगा, यानी कि वेरीफाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसलिए जो प्रमाणित है उसको फॉलो करें आप, 1079 किलोमीटर। अब नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर बहती है वह हम आगे चर्चा करेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी 5वीं नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, 3 राज्यों से बहती है। नर्मदा नदी का पूर्वी देशांतर कितना है? 72 डिग्री 32 से 81 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश, और 71 डिग्री 20 से 23 डिग्री 45 के बीच नर्मदा नदी जो है वह स्थित है। अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में गिरने से पहले यह विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच एक दक्कन के जाल में बहती है। नर्मदा नदी की अगर हम बात कर लें 9,800 माफ करना 98,796 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह बहती है। इसमें से लगभग 87% का जो भाग है, 86% का जो भाग है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। अब आपने पढ़ा होगा कि सर हमने तो 95 पढ़ा है, अभी पुराना कंटेंट है। सीधी सी बात है कि परियोजना बनती है, वर्षा पे भी डिपेंड करता है कि रैनी कैसे हुई है प्रदेश में, कितना वाटर कैप्चर किया गया है परियोजनाओं में, कितना बड़ा है वहां पर, है ना। तो सीधी सी बात है कि उसका बहाव क्षेत्र में भी कुछ तो परिवर्तन होगा। तो 98,796 वर्ग किलोमीटर यह ऑन रिकॉर्ड है। आप यहां पर देखेंगे आप, जबलपुर नर्मदा जी का मैदानी क्षेत्र माना जाता है, यानी कि मैदानी जिला। मैदानी जिला कौन सा याद रखोगे आप? जबलपुर। जबलपुर से नर्मदा नदी जो है वो मैदान में आकर बहना प्रारंभ करती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच 320 किलोमीटर में सटकर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा घाटियों के बीच
इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा नदी जो है वो 320 किलोमीटर में बहती है। क्या याद रखोगे? 320 किलोमीटर में। कहां से? होशंगाबाद से ओंकारेश्वर तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेसिन विवरण की अगर हम चर्चा करें, इसके पहले कुछ और फैक्ट आप जान लें यहां पर। तो बरमान घाट हो गया आपका, ठीक है। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 2017 में एक बेसिक जानकारी आप जरूर याद रखें, बाकी तो ठीक है चलेगा, इतना कोई ये तो नहीं है। चलिए अब बेसिक विवरण देखें। नेम ऑफ स्टेट, ड्रेनेज एरिया कितना है। देखिए मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 87%, ठीक है। ओवरऑल 86.9 है, तो उसको हम कितना देखेंगे? 86% देखेंगे, ठीक है। तो कितना है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितना अफा तंत्र है या बहाव क्षेत्र आता है, तो 85,859 याद रखना है। ये एमपी के अंदर है। महाराष्ट्र में कितना पड़ता है? तो 1538। गुजरात में कितना है? 11,399, ये गुजरात का है। अब ओवरऑल कितना है टोटल नर्मदा जी का जो बेसिन एरिया है, ड्रेनेज एरिया जो है वो 98,796 है, ये आपको पता होना चाहिए। और कितना हो जाता पूरा टोटल? 100%, 11% जो है वो गुजरात का है, 1.5% जो है वह महाराष्ट्र में है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में कितने परसेंट पर है या कितना ड्रेनेज एरिया वहां पर कवर करती है नर्मदा नदी गुजरात में, महाराष्ट्र में कितना है, एमपी में कितना है, एमपी का बता दीजिए। ये तो बेसिक है कि इतना सभी को पता रहता है, वो भी आप लोग क्या पढ़ते हैं? 9.5 पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे 9.4 भी पढ़ने लगे हैं, जो पूरी तरह से गलत है।